ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, आपको एक पोल दिया हुआ है ए बी, ठीक है। उस पोल पे ए पॉइंट से ग्राउंड पे सी पॉइंट पे एक रस्सी बांधी हुई है उन लोगों ने, ठीक है, एक रोप बांधी हुई है। उस रोप के ऊपर एक सर्कस आर्टिस्ट चल रहा होता है, ठीक है, उस पोल पे चढ़ने के लिए उस रस्सी के थ्रू। तो जो वो रस्सी है वो ग्राउंड से कौन सा कितना एंगल बनाती है, 30 डिग्री। तो अब इस केस में आपको क्या फाइंड करना है, आपको हाइट ऑफ द पोल फाइंड करनी है। और जो रोप की लेंथ दे रखी है वो आपको 20 मीटर्स दे रखी है। तो देखिए बहुत इजी है, मुझे हाइपोटेन्यूज दे रखा है, ये मेरा क्या है, हाइपोटेन्यूज। मुझे हाइट ऑफ पोल फाइंड करनी है, यानी मुझे परपेंडिकुलर फाइंड करना है। और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है मेरा, 30 डिग्री है। तो इस केस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वाला रेशियो यूज़ करूँगा मैं, जो कि होता है साइन। तो साइन 30 = P/H, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि AB/AC। देखिए साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। ए बी की वैल्यू आपको मालूम नहीं है, ठीक है, तो इसको ए बी लिख देते हैं। और ए सी की वैल्यू आपकी कितनी है, 20। देखिए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ए बी कितना आ जाएगा आपका, 20/2। तो ए बी क्या हो गया आपका, 10 मीटर्स, यानी पोल की हाइट कितनी है, 10 मीटर्स। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोल रहा है एक ट्री है, सपोज कीजिए कि ए सी वो मेरा ट्री है, जिस अब ड्यू टू स्ट्रॉम वो बीच में से टूट जाता है, ठीक है। तो लेट सपोज कि वो यहाँ पे से कहीं से टूट जाता है, ठीक है। अब जब ये टूट गया तो ये ट्री यहाँ से इस तरह से नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा। तो सपोज कीजिए वो यहाँ पे किसी डी पॉइंट पे ग्राउंड पे टच करता है, ठीक है, जब वो गिर जाता है। तो मैं यहाँ से यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब इस पॉइंट को नाम मैं देता हूँ बी, यानी जो मेरा ए सी ट्री था वो पॉइंट बी से टूट गया, और टूट गया तो वो नीचे गिरा, नीचे गिरा तो उसने ग्राउंड पे जो ए वाला मेरा पोर्शन है वो यहाँ पे ऐसे ऐसे आते आते ग्राउंड पे पॉइंट डी पे जाके मीट किया उसने, ठीक है। तो अब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है 30 डिग्री, ये आपको दे दिया इसने। और इसके अलावा क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री एंड टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर्स। यानी ये तो सी तो मेरा फुट ऑफ द ट्री है, और ग्राउंड पे डी पे टच कर रहा है, यानी डी सी मेरा 8 मीटर दे रखा है आपको। तो आपको हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करनी है। हाइट ऑफ द ट्री मतलब आपको ए सी फाइंड करना है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, जो मेरा ट्री था वो बी पॉइंट से टूटा और फिर नीचे गिरा, यानी मैं कह सकता हूँ कि मेरा ए बी होगा वो मेरा बी डी के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि बी पॉइंट से टूट के ही वो पोर्शन नीचे गिरा है, तो वो इक्वल ही होगा। और हाइट ऑफ द ट्री जो मुझे फाइंड करनी है ए सी, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी बी डी प्लस बी सी। क्यों, क्योंकि अगर टोटल अगर ये ट्री खड़ा होता, ठीक है, तो इसकी हाइट यही होती बी डी प्लस बी सी। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हाइट ऑफ द ट्री ए बी प्लस बी सी थी, तो ए बी की जगह अपन ने क्या लिख दिया, बी डी। कैसे, क्योंकि ए बी और बी डी इक्वल हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। तो देखिए एक प्रकार से मुझे ये परपेंडिकुलर भी फाइंड करना है, ये मुझे हाइपोटेन्यूज भी फाइंड करना है, और दोनों को मुझे ऐड करना है, तो मेरे पास हाइट ऑफ ट्री आएगी। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं। परपेंडिकुलर के लिए मैं कौन सा रेशियो लगाऊंगा, मैं 10 लगाऊंगा, यानी 10 30 = मेरा P/8। बेस क्या है मेरा, 8 है, डी सी। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा। 10 30 की वैल्यू होती है मेरी 1/√3, तो ये हो जाएगा P/8। तो अब देखिए परपेंडिकुलर कितना आया मेरा, P = 8/√3। अब देखिए इसको मैं इक्वेशन 1 मार्क कर देता हूँ। अब देखिए मैं हाइपोटेन्यूज फाइंड करूंगा, बेस मुझे मालूम है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज के लिए कौन सा रेशियो यूज़ करूंगा, मैं यूज़ करूंगा कॉस, ठीक है। तो कॉस क्या हो जाएगा, cos 30 = बेस क्या है मेरा 8, 8/हाइपोटेन्यूज। अब देखिए cos 30 की क्या वैल्यू होती है, √3/2। तो √3/2 = 8/हाइपोटेन्यूज। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा मेरा, आ जाएगा 16/√3। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को, यानी बी सी और बी डी को अब अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे ए सी मिलेगा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। तो अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है। तो देखिए ए सी = बी सी प्लस बी डी। ये देखिए पी जो है ये तो मेरा बी सी है, और ये जो मेरा है ये मेरा बी डी है। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ तो 8/√3 प्लस 16/√3। तो देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 8 + 16। तो 8 + 16 कितना होता है, 24/√3। अब मैं क्या करूँगा, इसको रेशनलाइज कर सकते हैं।
तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 24√3/3। तो अब देखिए 24 से 3 जाएगा तो कितना आएगा 8√3 मीटर। ये मेरी हाइट ऑफ द ट्री विच इज़ AC। क्लियर है? ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क। फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years एज ही प्रेफर टू हैव स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट 1.5। तो एक स्लाइड तो ये हो गई, इसकी हाइट में क्या मान लेता हूँ 1.5 मीटर मान लेता हूँ, और इसका इंक्लिनेशन दे रखा है 30 डिग्री। और एक स्लाइड उसने बड़े बच्चों के लिए इंस्टॉल करी, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 3 मीटर्स और इंक्लिनेशन कितना है 60 डिग्री। तो आपको इन दोनों केस में लेंथ ऑफ द स्लाइड बतानी है, तो आपको AC और PR निकालना है दोनों केस में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल ABC लेता हूँ। ABC में मेरे को हाइपोटेन्यूज निकालनी है एक प्रकार से, AC निकालना है मतलब। तो हाइट मुझे मालूम है यानी परपेंडिकुलर मुझे मालूम है, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का कौन सा रेशियो होता है साइन। तो मैं क्या यूज़ करूँगा sin 30। sin 30 क्या हो जाएगा मेरा AB/AC। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और AB की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1.5 और AC की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो इससे क्या आ जाएगा मेरा AC इक्वल्स टू 3 मीटर्स, यानी ये जो मेरी स्लाइड है ये 3 मीटर्स की है। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूँ दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल PQR। अब PQR में मैं क्या अप्लाई करूँगा, अगेन साइन अप्लाई करूँगा, क्यों, क्योंकि मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है और परपेंडिकुलर गिवन है। तो sin 60 इक्वल्स टू PQ/PR। sin 60 होता है √3/2 और PQ आपको क्या गिवन है 3 और PR आपको निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो PR आपका क्या आ जाएगा 6/√3। तो इसको अगर आप रैशनलाइज कर देंगे तो देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 6√3/3। अब देखिए 3 और 6 कटेंगे तो कितना आ जाएगा 2√3 मीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी होगी 2√3 मीटर। ठीक है, ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड वाला पॉइंट क्या है मेरा C और टॉप ऑफ द टावर क्या है पॉइंट A। तो एंगल ऑफ एलिवेशन वहाँ पे कितना है 30 डिग्री है। जो ग्राउंड पे जो पॉइंट है वो टावर से कितना दूर है 30 मीटर्स अवे है। तो आपको क्या कहता है हाइट ऑफ द टावर फाइंड कीजिए। जितने भी सिंगल ट्रायंगल वाले क्वेश्चन है उसमें कुछ बहुत ज़्यादा करने के लिए होता नहीं है। एक साइड आपको दी होगी, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको दिया होगा, आपको कोई एक दूसरी साइड पूछी होगी, ठीक है। तो देखिए हाइट ऑफ टावर यानी परपेंडिकुलर मुझे पता करना है, बेस मुझे दिया हुआ है, तो क्या अप्लाई करूँगा 1030 इक्वल्स टू AB/BC। तो देखिए 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 और AB की वैल्यू मुझे निकालनी है और BC की वैल्यू मुझे दी हुई है, तो इससे AB क्या आ जाएगा 30/√3। तो देखिए अब इसको मैं रैशनलाइज कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा √3/√3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 30√3/3। तो देखिए 30 और 3 कटेगा तो क्या आ जाएगा 10√3। ठीक है, 10√3 मीटर यानी हाइट ऑफ द टावर। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर जैसे इस क्वेश्चन में √3 की वैल्यू नहीं दी हुई तो मैं आंसर को यहाँ पे छोड़ सकता हूँ, बट अगर √3 की वैल्यू दी होती तो मैं √3 की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करता और डेसिमल्स में आंसर निकालता। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोल रहा है, काइट इज फ्लाइंग 60 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी AB मेरा कितना हो जाएगा 60 मीटर अगर मेरी काइट A पॉइंट पे फ्लाई कर रही है तो। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे कौन से पॉइंट पे टाइड है C पॉइंट पे, यानी जो उसकी धागा है वो C पॉइंट पे बांध रखा है अपन ने। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी ये वाला एंगल अपने को कितना दे दिया 60 डिग्री दे दिया। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी अपने को AC निकालना है, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। नो स्लैक मतलब अगर आपने पतंग उड़ाई है एक्चुअली में, तो अगर पतंग उड़ाते हैं तो धागा इस तरह से स्ट्रेट नहीं होता, धागा इस तरह से कुछ जा रहा होता है, ठीक है, थोड़ा सा धागा झूल रहा होता है एक्चुअली, ठीक है, एकदम स्ट्रेट नहीं होता। बट अपने को बोला है कि अपना जो स्ट्रिंग है एकदम स्ट्रेट है, ठीक है, ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो अब देखिए अपने से पूछा गया है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यानी AC, परपेंडिकुलर अपने को दे रखा है, तो अगेन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो कौन सा रेशियो अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे साइन 60 इक्वल्स टू AB/AC। देखिए साइन 60 कितना होता है √3/2, √3/2 इक्वल्स टू AB/AC। AB की वैल्यू मुझे मालूम है 60, AC की वैल्यू नहीं मालूम, तो AC रहने देता हूँ, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो AC क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा 120/√3। अब देखिए इसको रैशनलाइज कर देते हैं, तो हो जाएगा √3/√3। तो देखिए इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 120√3/3।
तो देखिए इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा आपका 40√3 मीटर, यानी ये जो लेंथ है वो है 40√3 मीटर। ठीक है, ओके। पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए अब यहाँ से थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं क्योंकि दो ट्रायंगल्स इन्वॉल्व हो गए। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन अपन ने किए थे क्वेश्चन नंबर 5 तक, वहाँ पे एक ट्रायंगल था, एक साइड दे रखी, एक एंगल दे रखा था, आपको कोई दूसरी साइड निकालनी थी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय है, ठीक है, विच इज AS, यानी AS की लेंथ कितनी है 1.5, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी जो बिल्डिंग है मेरी वो क्या है PQ, ठीक है, वो उसकी हाइट कितनी है 30 मीटर्स है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग increased from 30 डिग्री to 60 डिग्री as he walks towards the building। अब जो बॉय है यहाँ पे पॉइंट एस पे खड़ा है, ठीक है, तो ये जब बिल्डिंग के टॉप पे देखता है यहाँ से, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है 30 डिग्री। फिर ये क्या करता है, चलते 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 पॉइंट टी पे चला जाता है, फिर यहाँ से बिल्डिंग के पास आ गया, अब बिल्डिंग को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनता है 60 डिग्री बनता है। तो आपको क्या फाइंड करना है, द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी आपको ST फाइंड करना है कि उसने कितना डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ ट्रैवल किया। अब एक चीज़ देखिए, मुझे ST फाइंड करना है, तो अगर मैं AB फाइंड कर लूँ तो मेरा AB और ST इक्वल है, ठीक है, तो एक प्रकार से मुझे AB फाइंड करना है, वही मेरा ST होगा। अब दूसरी चीज़, मेरे दो ट्रायंगल्स कौन से होंगे इसमें, एक ट्रायंगल तो होगा मेरा PRB और दूसरा ट्रायंगल होगा मेरा PRA। अब दो ट्रायंगल मतलब दो राइट एंगल ट्रायंगल, वरना कोई एक PAB को भी बोल सकता है। ट्रिग्नोमेट्री में जब भी अपन बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल हैं। अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था जब भी कभी दो ट्रायंगल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो अपने को एक कोई कॉमन साइड होगी ही होगी, और अगर कॉमन नहीं होगी तो कोई एक ऐसी साइड होगी जिसमें दोनों की लेंथ इक्वल होगी, ठीक है, तो वो इक्वलेंट टू कॉमन होगी अपने लिए। तो यहाँ पे वो साइड कौन सी है, वो PR है। अब अगर मैं PR की लेंथ निकाल लूँ तो मेरे पास दोनों ट्रायंगल में एक साइड की लेंथ आ जाएगी। अब एक चीज़ इधर देखिए, अगर मेरा AS 1.5 है तो मेरा RQ भी 1.5 होगा, ठीक है, क्योंकि नीचे वाले जो शेप बन रही है वो एक रेक्टेंगुलर शेप है। तो अब PQ में से अगर मैं RQ सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, PR बनेगा। तो देखिए PQ कितना है मेरा 30, ये कितना है मेरा 1.5, तो इनको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 28.5, यानी मेरी PR की लेंथ कितनी हो गई 28.5। अब दोनों ट्रायंगल्स में मुझे PR मालूम है, तो देखिए अब मैं ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करता हूँ। अब ट्रिग्नोमेट्री में कैसे अप्लाई करूँ, मैं क्या निकालूँ ट्रिग्नोमेट्री से, क्या हाइपोटेन्यूज निकालूँ कि बेस निकालूँ, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में मुझे पूछा गया है। क्वेश्चन में मुझे ST पूछा है, ठीक है, या फिर ऐसे कहें कि क्वेश्चन में मुझे AB पूछा है। तो एक चीज़ देखिए, अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल में PRA में AR निकाल दूं, ठीक है, और छोटे वाले ट्रायंगल में मैं BR निकाल दूं, ठीक है, यानी PRB में BR निकाल दूं, और AR में से BR सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे AB मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, और AB मेरा ST के इक्वल है तो वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो दोनों केस में मुझे क्या निकालना है, बेस निकालना है, और परपेंडिकुलर मुझे गिवन है, कौन सा रेशो अप्लाई करेंगे, 10 अप्लाई करेंगे। तो देखिए PRB में मैं 10 अप्लाई करता हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा 1060 इक्वल्स टू PR अपॉन RB। 1060 की वैल्यू क्या होती है √3, तो हो गया √3 इक्वल्स टू PR की वैल्यू कितनी है 28.5 नॉट 30, गलती से भी 30 ना लिख दीजिए कि जस्ट देखा फिगर 30, अरे हाँ, और RB अपने को मालूम नहीं है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो RB कितना आ जाएगा, RB मेरा हो जाएगा 28.5 अपॉन √3, ठीक है, ये मेरी RB की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे PRA में अप्लाई करता हूँ और बेस निकालता हूँ, तो ये हो जाएगा 1030 इक्वल्स टू PR अपॉन RA। 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3, तो 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन RA। तो इससे RA कितना आ जाएगा मेरा, RA आ जाएगा मेरा 28.5 √3, ठीक है, ये मेरा RA की वैल्यू है। अब मुझे क्या करना है, RA या ARA की बात है, में से RB या फिर ये कहूँ कि BR सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 28.5 √3 में से मुझे 28.5 अपॉन √3 सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए 28.5 कॉमन ले लो दोनों जगह, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3। अब यहाँ पे LCM ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 28.5, तो √3 इंटू √3 3 माइनस 1 अपॉन √3, तो ये कितना हो जाएगा 28.5
इंटू 2/√3। देखिए 28.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 57/√3। अब आंसर में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर में रूट कभी नहीं छोड़ते, उसको रैशनलाइज करना ही होता है। उसको रैशनलाइज करेंगे तो √3/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 57√3/3। अब देखिए 57 और 3 कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 19√3, यानी 19√3 मीटर। यानी उस बॉय ने कितना ट्रैवल किया ST में 19√3 मीटर उसने ट्रैवल किया। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, वो पॉइंट क्या है, पॉइंट डी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग इज 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। यानी एक बिल्डिंग है BC, उसके ऊपर टावर लगा हुआ है, टेलीफोन वाले जो टावर्स लगे होते हैं जनरली जो बिल्डिंग्स पे लगे होते हैं। तो जब पॉइंट डी से फुट ऑफ द टावर ऑब्जर्व करता है, यानी B पॉइंट को ऑब्जर्व करता है, और उसी पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर को ऑब्जर्व करता है, यानी पॉइंट A को ऑब्जर्व करता है, और बिल्डिंग क्या है मेरी BC विच इज़ 20 मीटर हाई। तो आपको क्या करना है, आपको हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है, यानी आपको AB फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए दो ट्रायंगल्स हैं, दो ट्रायंगल्स कौन से हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अपन। एक तो है ACD, ठीक है, और एक ट्रायंगल है BCD। अब मैंने आपको बताया था जब भी दो ट्रायंगल्स इन्वॉल्व होंगे तो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर होगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों ट्रायंगल्स का बेस DC कॉमन है, ठीक है, तो वही अपने को हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं ACD में। तो कैसे करेंगे, देखिए मैं जो लेंस मुझे मालूम नहीं है उनको वेरिएबल ले लेता हूँ, यानी मैं AB को क्या बोलता हूँ, ये मेरी X है, ठीक है, और DC को क्या बोलता हूँ मैं, ये मेरा पूरा Y है। ठीक है, अब इसमें मैं अगर 10 अप्लाई करता हूँ तो मैं क्या अप्लाई करूँगा, 1060, तो 1060 डिग्री क्या हो जाएगा मेरा। AC को क्या लिख सकता हूँ मैं, X+20, तो ये हो जाएगा X+20 अपॉन बेस, तो बेस क्या है मेरा Y, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया मेरा X+20/Y। अब देखिए 1060 में 1060 की वैल्यू अपने को मालूम है √3, और ये हो जाएगा X+20/Y। अब इससे मैं क्या करता हूँ, Y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, Y हो जाएगा मेरा X+20/√3। तो इसको मैं एक इक्वेशन बना देता हूँ। ठीक है, अब दूसरे ट्रायंगल में भी मैं वही करता हूँ, उस दूसरे ट्रायंगल को भी यूज़ करके मैं Y की कुछ वैल्यू निकाल देता हूँ। देखिए कैसे, इसमें मैं अप्लाई करूँगा 1045, 1045 क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है BC विच इज़ 20, और बेस क्या है Y। देखिए 1045 क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 1=20/Y। तो Y क्या आ गया, Y=20। अब इस Y की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 20=X+20/√3। तो देखिए √3 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 20√3=X+20। तो इसको सॉल्व करूंगा तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी, X की वैल्यू आ जाएगी 20√3 - 20, 20 कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा √3 - 1। तो यही मेरी हाइट ऑफ टावर हो जाएगी। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में अपने को क्या बोल रहा है, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन टॉप ऑफ पेडेस्ट्रियल, यानी जो पेडेस्ट्रियल है वो मेरा क्या है BC, और स्टैचू कौन सा है मेरा AB। तो स्टैचू की मुझे हाइट दे रखी है, यानी मेरी AB कितनी है 1.6 मीटर, और फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation to the top of pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. तो मैं स्टैचू को ऑब्जर्व करता हूँ पॉइंट D से, ठीक है, तो जब मैं स्टैचू के टॉप को देखता हूँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा बनता है 60 डिग्री, और जब उसी पॉइंट से मैं बिल्डिंग के टॉप को या फिर स्टैचू के फुट को देखता हूँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे मैं BC को क्या मान लेता हूँ, X मान लेता हूँ, ठीक है, और DC को क्या मान लेता हूँ मैं, Y मान लेता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है ऑलमोस्ट, वहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ इतना फ़र्क है कि वहाँ पे अपने को BC की लेंथ दे रखी थी और यहाँ पे अपने को AB की लेंथ दे रखी है, और वहाँ पे BC दे रखा था तो AB फाइंड करना था, यहाँ पे AB दे रखा है तो BC फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए अगेन दो ट्रायंगल पिक करने पड़ेंगे। ट्रायंगल्स कौन से होंगे मेरे पास, ACD और ट्रायंगल BCD। दोनों में कॉमन क्या है, DC कॉमन है, तो वही अपने को हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की जैसे ही सॉल्व होगा तो मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। देखिए 1060 डिग्री कितना हो जाएगा आपका 1.6 + X/Y। तो 1060 की वैल्यू कितनी होती है, 1060 की वैल्यू होती है √3, तो हो जाएगा 1.6 + X/Y। तो इससे मैं Y की वैल्यू निकाल देता हूँ, Y = 1.6 + X/√3। अब इस वाले ट्रायंगल में मैं अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे क्या होगा 1045,
तो 1045 इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई। 1045 की वैल्यू क्या है 1, तो एक्स अपॉन वाई, तो इससे क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू वाई, यानी मेरा एक्स और वाई इक्वल है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक्स और वाई इक्वल है तो इस वाली इक्वेशन में मैं वाई की जगह एक्स लिख सकता हूँ। तो इक्वेशन बन जाएगी मेरी एक्स इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स अपॉन √3। तो इसको सॉल्व करूँगा तो √3 उधर जाएगा, तो √3x इक्वल्स टू 1.6 प्लस एक्स। अब देखिए एक्स उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा √3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 1.6। एक्स कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो एक्स कॉमन आएगा तो इधर क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। तो इससे क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब अंडर रूट को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ सकते तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 से ऊपर और √3 प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये तो क्या हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है a² माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 यानी -1। तो ये कितना हो गया 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अब देखिए 1.6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा 0.8, और ब्रैकेट में क्या है √3 प्लस 1। अब √3 की वैल्यू नहीं दे रखी तो अपन इस आंसर को यहीं पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियल हो जाएगा मेरा, जिसके ऊपर मेरा स्टैचू रखा हुआ है। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम ए फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। तो मेरा टावर क्या है, CD मेरा टावर है, ये मेरी क्या है बिल्डिंग है। तो फुट ऑफ द टावर से जब मैं बिल्डिंग पे देख रहा हूँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। उसके बाद क्या बोलता है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो जब मैं बिल्डिंग के फुट से यानी पॉइंट B से पॉइंट C पे देखता हूँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा 60 डिग्री बन रहा है। और मुझे क्या दे रखा है, हाइट ऑफ टावर दे रखा है यानी 50 मीटर, यानी मेरा CD कितना हो गया 50 मीटर। तो मुझे हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड करनी है, यानी मुझे AB फाइंड करना है। समझ में आया क्वेश्चन, एक बिल्डिंग है एक टावर है, टावर के फुट से मैं बिल्डिंग के टॉप को देखता हूँ और फिर बिल्डिंग के फुट से मैं टावर के टॉप को देखता हूँ। टावर की हाइट मुझे दे रखी है, बिल्डिंग की हाइट मुझे पता करनी है। तो देखिए दो ट्रायंगल्स हैं, कौन कौन से हैं, एक तो ट्रायंगल है ABD, एक ट्रायंगल है CBD। दो ट्रायंगल है, दोनों में कुछ कॉमन होगा, है BD दोनों में कॉमन है। ठीक है, यही अपने को हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए AB को मैं क्या मान लेता हूँ x मान लेता हूँ, और BD को क्या मान लेता हूँ मैं y मान लेता हूँ। ABD में मैं ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 30 यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ पे मेरा क्या है AB को क्या माना है मैंने x अपॉन बेस, बेस क्या है मेरा BD, उसको क्या माना है मैंने y। तो tan 30 इक्वल टू x अपॉन y। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 इक्वल टू x अपॉन y। तो इससे y क्या आ जाएगा मेरा y इक्वल्स टू x√3। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है CD विच इज़ 50, और बेस क्या है BD विच इज़ y। तो ये हो जाएगा 50 अपॉन y। अब tan 60 की वैल्यू होती है √3, √3 इक्वल्स टू 50 अपॉन y। तो देखिए y क्या हो जाएगा इस केस में 50 अपॉन √3। दोनों केस में मैंने y निकाल लिया, यानी y ये भी है y ये भी है। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को इक्वल रख दूं तो मैं कह सकता हूं कि x√3 इक्वल्स टू 50 अपॉन √3। इसको मैं सॉल्व करूंगा, √3 उधर डिनोमिनेटर में जाएगा तो x क्या आ जाएगा इससे मेरा x इक्वल टू 50 अपॉन √3 इंटू √3 विच इज़ 3। तो 50 अपॉन 3 मेरा आंसर हो जाएगा विच इज़ हाइट ऑफ द बिल्डिंग AB। इसको अगर मुझे मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो ये हो जाएगा 16 2/3 मीटर। ठीक है, वरना 50 अपॉन 3 मीटर भी मैं लिख के छोड़ सकता हूँ। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे क्या बोला है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। मेरे टू पोल्स कौन से हैं AB एंड CD। तो AB इक्वल टू CD, क्योंकि मेरे को पोल्स की हाइट इक्वल दे रखी है, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड, यानी मुझे रोड की विड्थ दे दी। रोड यहाँ पे मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है BD, यानी BD मेरा कितना हो गया 80 मीटर। From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the pole is 60 and 30 डिग्री respectively। अब यहाँ पे बोल रहा है from a point between them। between them का मतलब मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है। between them मतलब कोई भी एक रैंडमली पॉइंट है उस रोड के ऊपर, वहाँ से आप दोनों पोल्स के टॉप को देखते हैं, ठीक है। तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन एक पे तो 30 डिग्री बनता है, एक पे 60 डिग्री बनता है। तो जिस पोल के आप क्लोज होंगे वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा बनेगा, जिस पोल से आप दूर होंगे वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन
कम बनेगा। तो आपको क्या करना है, हाइट ऑफ द पोल फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले मुझे दो ट्रायंगल्स चाहिए होंगे। दो ट्रायंगल्स कौन से होंगे, एक तो होगा ABO और दूसरा ट्रायंगल होगा मेरा CDO। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल तो मुझे मिल गए, बट इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में कोई भी कॉमन साइड नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि दो ट्रायंगल्स में कुछ ना कुछ कॉमन अपने को चाहिए ही होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो कॉमन तो नहीं है, बट AB इक्वल टू CD है, तो वो ऑलमोस्ट कॉमन होने के बराबर ही हो गया, क्योंकि कॉमन होती तो दोनों ट्रायंगल्स में एक साइड इक्वल होती। तो यहाँ पे साइड कॉमन नहीं है बट इक्वल है, तो अपना काम हो जाएगा। तो देखिए कैसे, सबसे पहले ABO में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए मैं पहले कुछ वेरिएबल्स रिप्रेजेंट कर देता हूँ। AB को मैं y बोलूँगा तो मेरा CD भी y हो जाएगा, ठीक है। BO को मैं x बोलूँगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा x है। तो मेरा OD कितना हो जाएगा, मेरा OD हो जाएगा 80 माइनस x, क्योंकि मेरा पूरा BD वो है 80। तो BD में से मैंने OB x बोल दिया, तो 80 माइनस x करूँगा तो मेरे पास OD मिलेगा। तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करता हूँ। ABO में 1060 डिग्री, 1060 डिग्री कितना हो जाएगा मेरा, परपेंडिकुलर विच इज y अपॉन बेस विच इज x। तो 1060 यानी √3, √3 इक्वल टू y अपॉन x। तो देखिए इससे y क्या आ जाएगा मेरे पास, y इक्वल्स टू √3x, ठीक है। मैं हमेशा जो भी कॉमन है उसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ दोनों ट्रायंगल्स में, और फिर उन दोनों वैल्यू को इक्वल रख देता हूँ। देखिए कैसे, अगर नहीं समझ में आया तो। अब CDO में मैं अप्लाई करता हूँ। अब ट्रायंगल CDO में 1030 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है y, बेस क्या है 80 माइनस x। अब देखिए 1030 कितना होता है मेरा 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू y अपॉन 80 माइनस x। अब इससे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 80 माइनस x अपॉन √3, ये भी y की वैल्यू। अब देखिए इसको इक्वेशन 1 बोलो, इसको इक्वेशन 2 बोलो, ठीक है। तो दोनों को इक्वल रख सकता हूँ क्योंकि दोनों में y की वैल्यू आ रही है, तो दोनों इक्वेशन को इक्वल रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा √3x इक्वल्स टू 80 माइनस x अपॉन √3। अब ये इक्वेशन क्या है, सिंगल वेरिएबल है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, आपका काम हो जाएगा। तो देखिए ये √3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा √3x इंटू √3 3x इक्वल्स टू 80 माइनस x। अब देखिए x को उधर शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x प्लस x इक्वल्स टू 80। तो ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 80। तो 4 उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 80/4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। x की वैल्यू 20 आ गई, यानी ये वाला पोर्शन मेरा 20 हो गया। अब मेरे को y की वैल्यू निकालनी थी, हाइट ऑफ पोल निकालना था। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये x की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दूँ, यानी कौन सी इक्वेशन में, y इक्वल्स टू √3x, तो x की वैल्यू में 20 लिख दूंगा, तो y मेरा क्या हो जाएगा 20√3 विच इज़ माई हाइट ऑफ पोल 20√3 मीटर, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते और मालूम भी नहीं होता क्या पूछा है, तो यहीं पे कई को बच्चे क्या करेंगे 20 तक लाके छोड़ देंगे। तो आपको ये नहीं पूछा है कि वो कौन से पॉइंट से या फिर पोल से कितने डिस्टेंस से ऑब्जर्व कर रहा है, आपसे पोल की हाइट पूछी है, तो इसको आपको आगे भी सॉल्व करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ा कीजिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन बैंक ऑफ कैनाल। तो बैंक ऑफ कैनाल मीन्स किनारे पे खड़ा है उस कैनाल के, तो किनारा क्या हो गया पॉइंट बी, यहाँ पे एक टावर खड़ा है, बी पॉइंट पे टावर है यानी ए बी अपना टावर हो गया। अब फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यानी उस कैनाल की दूसरी तरफ एक पॉइंट है पॉइंट सी, उस पॉइंट सी से अगर मैं टॉप ऑफ द टावर को देखता हूँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी उस पॉइंट से 20 मीटर दूर, यानी सी पॉइंट से भी थोड़ा सा और दूर जाएंगे तो अपने को पॉइंट मिलेगा डी विच इज़ 20 मीटर फ्रॉम पॉइंट सी। तो अब मैं डी पॉइंट से जब उस टावर के टॉप को देखता हूँ तो मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन मिलता है 30 डिग्री। तो मुझे एक तो पूछा है कि हाइट ऑफ द टावर बताइए और विड्थ ऑफ द कैनाल बताइए। देखिए हाइट ऑफ द टावर तो आपको मालूम है ए बी होगी, विड्थ ऑफ कैनाल आपकी क्या होगी बी सी होगी, ठीक है। इस बी सी को मैं एक बार एक्स मान लेता हूँ, इस ए बी को मैं एक बार वाई मान लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो टावर था वो कैनाल के बैंक पे खड़ा था, यानी कैनाल के किनारे पे था, और जो पॉइंट सी था वो दूसरे बैंक पे था, यानी कैनाल के दूसरी तरफ था। तो कैनाल की विड्थ क्या हो गई आपकी बी सी। अब देखिए दो ट्रायंगल्स चाहिए होंगे मुझे, तो एक ट्रायंगल तो हो गया मेरा ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल हो गया मेरा ए बी डी। दोनों में क्या कॉमन है, ए बी कॉमन है,
ठीक है, तो ये ए बी अपने को क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा। ए बी सी में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ, tan 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर वो है y, बेस है x, तो tan 60 इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो tan 60 की वैल्यू होती है मेरी √3 इक्वल टू वाई बाय एक्स। इससे मैं क्या निकाल लूँगा, y निकाल लूँगा, क्योंकि y दोनों में कॉमन है, तो √3x ये हो गई मेरी एक इक्वेशन। अब वही y मैं दूसरे ट्रायंगल से भी निकाल लूँगा, तो मैं यहाँ पे अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, tan 30 इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स प्लस 20, क्योंकि बेस क्या है मेरा बी डी क्या है, x प्लस 20, तो tan 30 कितना होता है, 1/√3, तो हो जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स प्लस 20। अब देखिए y क्या हो जाएगा, इससे y हो जाएगा x प्लस 20/√3, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं इक्वल रख सकता हूँ, क्योंकि दोनों y को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हो जाएगा √3x इक्वल्स टू एक्स प्लस 20/√3। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो √3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा आपका 3, और x एज इट इज हो जाएगा 3x इक्वल टू एक्स प्लस 20। अब देखिए x इधर से उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 20, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x इक्वल्स टू 20, तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, x इक्वल्स टू 20/2 विच इज़ 10, तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई, यानी विड्थ ऑफ कैनाल क्या हो गई मेरी, 10 मीटर्स। ठीक है, अब इसके अलावा मुझे क्या निकालना था, हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर क्या है, y, तो इस x की वैल्यू या तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं या इस इक्वेशन में पुट कर दूं, दोनों ही केस में मेरा काम हो जाएगा, दोनों ही केस में मैं y निकाल सकता हूं। तो देखिए x की ये वाली वैल्यू मैं इस वाले में पुट कर देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा इजी रहेगा और फास्ट हो जाएगा कैलकुलेशन। तो देखिए y इक्वल्स टू √3x और x क्या है 10, तो y कितना हो जाएगा 10√3 मीटर, यानी हाइट ऑफ टावर कितनी हो गई मेरी 10√3 मीटर। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में मुझे क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो देखिए यहाँ पे टावर क्या है अपना CD और अपना बिल्डिंग क्या है AB, तो इस बिल्डिंग से मैं टॉप ऑफ द टावर को देख रहा हूँ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है 60 डिग्री, यानी CAE इज 60 डिग्री। AE जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्चुअल हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है। अब ए पॉइंट से जब मैं नीचे देखता हूँ तो एंगल ऑफ क्या बनता है, डिप्रेशन बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बन नहीं सकता क्योंकि मैं ऊपर से नीचे देख रहा हूँ। देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन किस में बनता है, वर्चुअल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में, तो वर्चुअल लाइन है AE और लाइन ऑफ साइट क्या है AD, तो एंगल EAD अपना कितना हो गया 45 डिग्री। अपने को CD फाइंड करना है, यानी हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो दो ट्रायंगल देखते हैं, दो ट्रायंगल्स कौन से होंगे, एक तो होगा ट्रायंगल ABD, ठीक है, एक ट्रायंगल होगा ACE, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल। अब देखिए ABD और ACE में आप बोलेंगे कुछ कॉमन नहीं है, एग्रीड, कुछ कॉमन नहीं है। अगर मैं फिगर को ऑब्जर्व करूँ तो जो मेरा AE है वो मेरा BD के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि AEDB एक रेक्टेंगल फिगर बन रही है, तो कॉमन नहीं है बट इक्वल है, तो मेरा काम हो जाएगा, यानी AE इक्वल टू BD को यूज़ करूँगा मैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, मैं ABD में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करता हूँ। तो देखिए ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी मेरा 45 डिग्री ही होगा, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं, और AE पैरेलल है BD के, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू ग्राउंड। ठीक है, तो मैं कुछ वेरिएबल्स भी यूज़ कर लेता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ x, ठीक है, इस वाले पोर्शन को मैं नाम देता हूँ y, और y कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, और ये वाला पोर्शन मेरा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल फिगर है। तो अब देखिए 1045 इक्वल्स टू AB अपॉन BD, AB कितना है मेरा 7, BD कितना है मेरा x, तो 1045 कितना होता है मेरा 1, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 7 अपॉन एक्स, तो x क्या आ गया मेरा इससे 7, ठीक है, ये मेरी एक इक्वेशन हो गई। अब मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करता हूँ ACE में मेरा जो एंगल A है वो 60 डिग्री है, तो tan 60 कितना हो जाएगा मेरा CE मैंने कितना लिया हुआ है y अपॉन AE जो है वो मेरा BD के इक्वल ही होगा, तो इसको भी मैं x लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स। अब tan 60 कितना होता है मेरा होता है √3 इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तो इससे मेरा x कितना आ जाएगा, मैं x इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि x मेरा दोनों में कॉमन है, तो हो जाएगा y अपॉन √3, दोनों इक्वेशन x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 7 इक्वल्स टू वाई अपॉन √3, तो देखिए y कितना आ गया इससे 7√3,
बट ये मेरा आंसर नहीं है। कैसे? मुझे हाइट ऑफ टावर पूछा है। हाइट ऑफ टावर क्या है मेरा? CE प्लस ED, या फिर ये कहें CD। तो CE में अगर मैं ED विच इज़ 7 अगर ऐड कर दूं तो मेरा ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? CD बन जाएंगे। यानी CD इक्वल्स टू CE प्लस ED। तो देखिए CE y है, y की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 7√3, और ED की वैल्यू मुझे मालूम है 7, तो इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 7 कॉमन आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 7√3 + 1 मीटर। ये मेरा आंसर है, हाइट ऑफ टावर। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है? एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम ए सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45 डिग्री। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. अब एक चीज़ देखिए, ए बी जो है वो मेरा लाइट हाउस है जहाँ से मैं दो शिप्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। यानी एक शिप कौन से पॉइंट पे? एक सी पे है, एक डी पे है। तो देखिए जब मैं ए से सी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ जो कि मेरे क्लोज है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मेरा बन रहा है 45 डिग्री। यानी ई ए सी मेरा कितना है? 45 डिग्री। तो ई ए सी से मेरा ए सी भी 45 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि मेरी ए ई जो है वो पैरेलल टू सी लेवल है, यानी पैरेलल टू बी डी है, और मेरा ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स हो गए, तो मेरा ए सी भी 45 डिग्री आ गया। अब मैं ए पॉइंट से जब पॉइंट डी पे जो शिप है उसको ऑब्जर्व करता हूँ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनता है? 30 डिग्री। यानी ई ए डी मेरा कितना है? 30 डिग्री। तो ई ए डी से मैंने ए डी बी को भी मैंने क्या लिख दिया? 30 डिग्री लिख दिया, क्योंकि दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। क्लियर है? एंगल ऑफ डिप्रेशन से कैसे मैंने ट्रायंगल के एंगल्स निकाल लिए। अब मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ कर सकता हूँ। तो दो ट्रायंगल्स कौन से लूँगा मैं? एक तो लूँगा ABC और एक लूँगा ABD। ठीक है, और मुझे निकालना क्या है? मुझे डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स निकालना है, यानी मुझे CD निकालना है। देखिए कुछ वेरिएबल्स ले लेता हूँ मैं। इस CD को मैं क्या मान लेता हूँ? X मान लेता हूँ, और इसको मैं क्या मान लेता हूँ? इसको मैं Y मान लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ABC में मैं ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करूँगा। तो देखिए 1045 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है मेरा? ए बी कितना है मेरा? 75 अपॉन बी सी कितना है मेरा? वाई। ठीक है, एग्जाम में आपको इतना शॉर्टकट नहीं करना है, एग्जाम में आपको प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ अच्छे से करना है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखिए 1045 कितना होता है? 1, तो हो जाएगा 75 अपॉन वाई। तो देखिए इससे वाई कितना आ गया? वाई इक्वल्स टू 75। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1030 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी। तो ए बी तो मेरा 75 है। अब बी डी मेरा कितना है? बी डी मेरा बी सी प्लस सी डी, यानी वाई प्लस एक्स। तो देखिए 1030 कितना होता है? 1/√3, तो ये हो जाएगा 75 अपॉन वाई प्लस एक्स। अब इससे वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू 75√3, तो एक्स को उस साइड ले जाऊँ तो वाई क्या आ जाएगा मेरा? वाई इक्वल्स टू 75√3 माइनस एक्स। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। दोनों y की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दोनों को इक्वल रख सकता हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा? 75 इक्वल्स टू 75√3 माइनस एक्स। अब देखिए x को इधर ले जाऊँ ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, और इसको इधर ले आता हूँ ताकि इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो इससे क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 75√3 माइनस 75। ठीक है, अब दोनों में 75 कॉमन आ रहा है, तो x क्या हो जाएगा? 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, ये मेरी x की वैल्यू आ गई, और यही मुझसे पूछा था कि दोनों शिप्स में डिस्टेंस कितना है। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में मुझे क्या बोल रहा है? ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट ए बैलून मूविंग विद अ विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अपने फिगर में सीडी वो गर्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी हाइट कितनी है? 1.2 मीटर। अब वो गर्ल एक बैलून को ऑब्जर्व करती है। बैलून को कहाँ पे ऑब्जर्व करती है? पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे। ठीक है, जब वो पॉइंट ए पे ऑब्जर्व कर रही होती है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो बनता है 60 डिग्री। ठीक है, फिर बैलून थोड़ी देर बाद थोड़ा आगे चला जाता है उड़ते उड़ते, और उसके बाद जब वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो कितना बनता है? 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि उस बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये आपको बताना है। एक प्रकार से आपको ए बी बताना है। तो इस फिगर में देखिए ए बी मुझे निकालना है। तो अगर मैं ई जी निकाल लूँ तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मेरा ई जी ए बी के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि ए ई जी बी एक रेक्टेंगुलर फिगर बन रहा है। अब जो गर्ल है उसकी हाइट 1.2 है, यानी सी डी मेरा कितना है? 1.2। तो जो मेरा सी डी है वो मेरा जी एच के इक्वल होगा।
ठीक है, यानी मेरा GH भी 1.2 है। अब एक चीज देखिए कि मेरा BH इक्वल्स टू BG प्लस GH है। इस वाले की हेल्प से मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरा BG जो होगा वो कितना होगा, BH माइनस GH होगा। BH मेरा कितना है 88.2 और GH मेरा कितना है 1.2, क्योंकि वो CD के इक्वल है। तो इससे ये मेरा BG कितना आ जाएगा 87। ये BG मेरा बहुत काम आएगा, क्योंकि जो मेरा BG है वही मेरा AE है, देख सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि AE GB एक रेक्टेंगुलर फिगर फॉर्म हो रही है, तो ये भी AE भी मेरा 87 हो गया। ये तो मैंने फिगर से निकाल लिया क्या क्या मेरे काम आएगा और क्या क्या वैल्यू किस किस की होगी। और ऐसा मैंने क्यों किया वो देखते हैं। मैं दो ट्रायंगल पिक कर रहा हूँ। कौन सा ट्रायंगल, एक तो AEC और एक ट्रायंगल BGC। अब ध्यान से देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स को, इनमें कुछ कॉमन साइड नहीं है, बट जो BG है वो AE के इक्वल है, क्योंकि जो बैलून है वो थ्रू आउट सेम हाइट पे उड़ा है, तो मेरा काम हो जाएगा। और AE और BG मैंने अभी निकाल भी लिए, कितने हैं 87, क्योंकि ऑब्जर्वर जो है वो ग्राउंड से 1.2 मीटर हाइट पे है और जो बैलून की हाइट दे रखी है वो ग्राउंड से दे रखी है विच इज 88.2। तो जो ऑब्जर्वर की हाइट अगर मैंने जो टोटल हाइट में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 87 आ गया। तो इसको मैं यूज कर सकता हूँ। अब देखिए सबसे पहले AEC में मैं ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1060, कितना हो जाएगा 1060 इक्वल टू AE अपॉन CE। AE क्या है मेरा 87 और CE क्या है, इसको मैं x मान लेता हूँ। इस CE को मैंने x मान लिया और इसको EG को मैं y मान लेता हूँ, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा y है और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा x है। ठीक है, C मेरा x है तो ये हो जाएगा 87 अपॉन x। अब 1060 की वैल्यू अपने को मालूम है √3 होती है, तो √3 इक्वल्स टू 87 अपॉन x। x क्या हो जाएगा इससे, मेरा x हो जाएगा 87 अपॉन √3। तो ये मेरी एक इक्वेशन हो गई। अब मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे करूँगा तो कितना होगा 1030 इक्वल्स टू BG क्या है अगेन मेरा 87 है अपॉन CG। अब CG मेरा क्या है CE प्लस EG, तो CE मेरा x है और EG मेरा y है, तो बेस क्या हो जाएगा मेरा x प्लस y। अब देखिए 1030 कितना होता है 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 87 अपॉन x प्लस वाई। तो इससे x प्लस वाई कितना आ जाएगा मेरा 87 √3। तो ये मेरी एक और इक्वेशन हो गई, ये मेरी सेकंड इक्वेशन बोल देता हूँ, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन से मैं x की वैल्यू अगर सेकंड इक्वेशन में रिप्लेस कर दूँ तो क्या हो जाएगा, x की जगह मैंने क्या लिख दिया 87 अपॉन √3, तो हो जाएगा 87 अपॉन √3 प्लस वाई इक्वल्स टू 87 √3। इससे y क्या आ जाएगा मेरा, y इक्वल्स टू 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3। ये पूरा राइट हैंड साइड में जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब देखिए 87 दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा 87 √3 माइनस 1 अपॉन √3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब मैं एलसीएम ले सकता हूँ। ठीक है, तो हो जाएगा 87 तो बाहर है ब्रैकेट के, यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 विच इज़ 3 माइनस 1 अपॉन √3। तो ये क्या हो जाएगा 87 इंटू 2 अपॉन √3। 87 इंटू 2 कितना होता है 174 अपॉन √3। अब रूट को मैं इस तरह से नहीं छोड़ सकता, तो मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो √3 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा 174 √3 अपॉन 3। 174 अपॉन 3 कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 58 √3। ठीक है, तो ये मेरा आंसर 58 √3 मीटर, क्योंकि जो मेरा बैलून ने ए से बी पे ट्रेवल किया वो किसके इक्वल है EG के इक्वल है, और EG क्या है मेरा y, और ये मेरी किसकी वैल्यू है y की वैल्यू है। इजी। ट्रिग्नोमेट्री में अगर एक बार फिगर बन गई आपकी और करेक्ट फिगर बनी है और आपने अगर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं की है तो इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना दिखता है या जितना बोला जाता है। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. यानी एक कार जो कि पहले पॉइंट सी पे थी वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से थोड़ी देर बाद क्या बोलती है डी पे पहुंच जाती है। ठीक है, तो उस टावर से आदमी उस कार को ऑब्जर्व कर रहा है, तो जब पहले ऑब्जर्व कर रहा था पॉइंट सी पे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा था 30 डिग्री बन रहा था। इसको मैं अगर पॉइंट ई बोल दूं तो ई ए सी क्या है मेरा 30 डिग्री है, तो इससे ये भी मेरा कितना हो जाएगा
30 डिग्री हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद जब कार पास में आ गई तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया, यानी ई ए डी क्या है, 60 डिग्री, तो मेरा ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो आपको बताना है कि पॉइंट डी के बाद वो पॉइंट बी पे यानी फुट ऑफ द टावर में पहुंचने के लिए कितना टाइम लेगी। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लिया, 6 सेकंड लिया, और यहाँ से लेके यहाँ तक सपोज कीजिए वो x सेकंड लेगी। ठीक है, इस हाइट ऑफ टावर को मैं लेता हूँ y मीटर्स। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, अभी तक जितने भी अपन ने क्वेश्चंस किए थे वहाँ पे अपने को डिस्टेंस, लेंथ, वो सब दिया हुआ था। यहाँ पे अपने को टाइम दे दिया। ठीक है, और अपन से पूछा है कि बताइए कि अब आगे कितना टाइम और लेगी। बट अभी तक जो भी अपन कैलकुलेशन कर रहे थे वो डिस्टेंस और लेंथ में कर रहे थे, तो अपने को इस टाइम को डिस्टेंस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, अपने को कार की यूनिफॉर्म स्पीड दे रखी है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ जो मेरी कार है, ठीक है, वो p मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, यानी वो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है कार की, p मीटर पर सेकंड। तो देखिए स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, यानी इस p को मैं 6 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास सी डी का डिस्टेंस आ जाएगा। तो यानी मैं सी डी को क्या लिख सकता हूँ, 6p लिख सकता हूँ। और यहाँ पे मैंने d से b में क्या टाइम माना है, x सेकंड माना है, तो इस टाइम को अगर मैं स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास db डिस्टेंस आ जाएगा, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ px। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक तो हो गया px, यहाँ से यहाँ तक हो गया 6p। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे ए बी डी और इधर ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, दोनों में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। तो देखिए ए बी डी में हो जाएगा tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है मेरा y और बेस क्या है मेरा px। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये हो जाएगा y अपॉन px इक्वल्स टू √3। तो इससे क्या आ जाएगा, y मेरा आ जाएगा √3 px। ठीक है, ये मेरी एक इक्वेशन हो गई। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, tan 30 क्या होगा, y अपॉन सी बी क्या है मेरा 6p प्लस px। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, तो ये जाएगा 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू y अपॉन 6p प्लस px। तो इससे y कितना आ जाएगा मेरा, y आ जाएगा 6p प्लस px अपॉन √3। ये पूरी पोर्शन उधर चली गई। ठीक है, अब देखिए ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं इक्वल रख सकता हूँ क्योंकि दोनों y की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये देखिए ये √3 px इक्वल्स टू 6p प्लस px अपॉन √3। अब देखिए √3 उधर जाएगा तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, तो हो गया 3px इक्वल्स टू 6p प्लस px। अब एक चीज़ देखिए 3px इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, p कॉमन लेके 6 प्लस x लिख सकता हूँ। p मैंने कॉमन ले लिया, अब इस p को इस p से काट सकता हूँ क्योंकि ये p यहाँ पे पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो p से p कट जाएगा। तो इससे इक्वेशन क्या बन गई मेरी, 3x इक्वल्स टू 6 प्लस x। अब देखिए x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 6। तो 3x माइनस एक्स यानी 2x इक्वल्स टू 6। अब देखिए 2 यहाँ से मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी x इक्वल्स टू 6/2 विच इज़ 3। मेरा x क्या आ गया 3, x मेरा क्या था टाइम, और इसकी वैल्यू क्या है 3, तो मेरा यहाँ से d से b पे जाने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड्स लगेगा। ठीक है, तो देखिए मेरे को टाइम दिया हुआ था और यूनिफॉर्म स्पीड दी हुई थी, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम से मैंने उसको डिस्टेंस में कन्वर्ट कर लिया और फिर ये नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व हो गया, क्योंकि जो यूनिफॉर्म स्पीड थी p वो लास्ट में कट गया। वरना कई बच्चे उससे टेंशन में आ जाते हैं, सर एक और वेरिएबल आ गया, एक वेरिएबल x है ही, एक वेरिएबल y है ही, इतने सारे वेरिएबल, इक्वेशन ही नहीं बनेगी, कैसे सॉल्व होगा। ऐसा नहीं है, अगर आप करेंगे तो आपको अपने आप रास्ता दिखता चला जाएगा। ओके, करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ टावर from 2 points at a distance 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। आपको क्या प्रूफ करना है, हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, यानी आपको निकालना नहीं है, आपको प्रूफ करना है। ए क्यू क्या है मेरा 6 मीटर, ये प्रूफ करना है। आपको क्या गिवन है कि अगर आप 2 पॉइंट से टावर को देख रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट ऐसे एक पॉइंट आर है, तो कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बनेंगे। तो वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि उन एंगल ऑफ एलिवेशंस को अगर आप सम करेंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब उन दोनों का सम हमेशा 90 डिग्री आएगा। सप्लीमेंट्री क्या होता है 180, कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90 डिग्री। कई बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखिए अगर एक एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ, मैंने ए आर क्यू को थीटा मान लिया, तो मैं ए एस क्यू को 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि दोनों का सम मेरा क्या होगा 90 डिग्री होगा, उसमें से एक थीटा हो गया तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा ऑब्वियसली। तो अब देखिए मेरे दो ट्रायंगल्स कौन से हो जाएंगे, ए क्यू आर,
और एक ट्रायंगल हो जाएगा AQS। AQ को मैं एक बार y मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री जब मैं अप्लाई करूंगा तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू y अपॉन 9, क्योंकि मेरा SQ क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, मेरा SQ बेस है यहाँ पे। तो एक तो ये हो गया। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, चैप्टर 8 में अपने सीखा था, ठीक है, उसको रिकॉल कीजिए। मैं आपको रिकॉल कराने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। tan 90 माइनस ए हुआ करता था अपना cot A, याद आया। तो इस tan 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, tan 90 माइनस थीटा को लिख सकता हूँ मैं cot थीटा। तो मेरा cot थीटा कितना हो जाएगा, y अपॉन 9, ठीक है। ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे अप्लाई करता हूँ AQS में। AQS में क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू y अपॉन 4। अब देखिए एक इक्वेशन मेरी ये बन गई। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपके चैप्टर 8 के कंसेप्ट क्लियर हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बट जिनके नहीं है उनके लिए मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। देखिए tan क्या होता है मेरा, P बाय B। कॉट क्या होता है मेरा, B बाय P। अगर मैं tan और cot को मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी मैं P बाय B को B बाय P से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इस P से ये P कट जाएगा, इस B से ये B कट जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि tan और cot को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 1 मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो एक तरफ तो मेरे पास हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू y बाय 4 इंटू वाई बाय 9। अब tan थीटा इंटू कॉट थीटा तो मैंने आपको अभी बताया 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू, और ये मल्टीप्लाई होगा इससे और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 36। तो इससे वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36। तो अब देखिए स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट होगा, तो वाई की क्या वैल्यू आएगी, +-6। अब एक चीज़ देखिए, हाइट क्या कभी नेगेटिव हो सकती है, तो अपन नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू 6 मीटर, ठीक है। तो y क्या था अपना AQ, तो AQ को अपन ने क्या प्रूफ कर दिया, 6 मीटर प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश। आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट की ट्रिग्नोमेट्री को सिर्फ यहाँ तक ना छोड़ें, एक्स्ट्रा बुक से प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्योंकि जितना इजी लगता है उतना एक्चुअली होता नहीं है जब आप क्वेश्चंस करने बैठते हैं खुद अपने हाथ से। और कभी भी हेजिटेट मत करें, कहीं पे भी किसी भी बुक में किसी भी टाइप के क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए तो डोंट हेजिटेट, जस्ट कॉल अस, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। Ramyo Mentoring, make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring sessions. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.